नमस्कार। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ। उस रक्षा समझौते से भारत की चिंता कितनी बढ़ सकती है, या उस समझौते का भारत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है कर्नल वी के साई, वीर चक्र से। धन्यवाद आदेश जी, आपने मुझे बुलाया अपने इस प्रोग्राम पर और एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। देखिए, जो ईरान के बाद दोहा पर अटैक किया इजराइल ने, उससे गल्फ की स्थितियां काफी बदली। जब तक इजराइल के अटैक ईरान पर होते रहे तो लिप सर्विस तो पूरे गल्फ में करते ही थे, ये सब कंडेम भी करते थे इजराइल को। पर एक जो हलचल मची उम्मा या इस्लामिक कंट्रीज में, वो दोहा के अटैक के बाद हुई। और मेरे ख्याल जैसी उम्मीद थी उनको कि अमेरिका या तो इसको होने नहीं देगा, हो जाए तो वो कुछ सहायता करेगा, ऐसी एश्योरेंस जो अमेरिकन अम्ब्रेला की थी वो सऊदी अरेबिया का नहीं लगी। और इधर पाकिस्तान ने जो औप सिंदूर में मार खाई है, उनको भी ऐसा लगा कि दुनिया में प्रैक्टिकल तौर पर उनके साथ कोई खड़ा नहीं नजर आया, सिवाय इसके कि उनको ड्रोन दिए तुर्की ने और वेपन्स और एयरक्राफ्ट चाइना ने पहले ही दिए हुए थे। उसके अलावा कोई जबरदस्त किसी भी कंट्री ने ना तो सपोर्ट किया और ना ही इंडल्ज हुए। नॉन इंटेलिजेंस समझा जा सकता है, अब कोई भी कंट्री कितने तौर पर इंडल्ज होता है किसी दूसरे युद्ध में, ये हम देखते आ रहे हैं। तो इंडल्ज नहीं होने वाली बात तो ठीक है, पर कुछ खास सपोर्ट नहीं आया था। तो शायद सऊदी अरेबिया को भी आवश्यकता थी। वैसे भी पाकिस्तान के कुछ ट्रुप्स, मैं समझता हूँ लगभग एक ब्रिगेड वेरियस प्रोटेक्शन ड्यूटीज पर सऊदी अरेबिया में रहता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो सऊदी अरेबिया का था उसामा बिन लादेन, जिसको उन्होंने अपने कैंट के पास पनाह दी हुई थी। तो इस तरह के संबंध उनके चलते आए हैं और ऐसी हालत में उन्होंने जो संधि की है, अब वैसे तो नाटो की तरह जो नाटो का आर्टिकल 4-5 है कि एक देश पर हमला हो तो वो सब नाटो कंट्रीज पर माना जाएगा, शायद उसी की कॉपी करके उन्होंने ये बनाया कि बिटवीन दीज टू कंट्रीज किसी एक पर हमला होने से वो हमला दोनों देश अपने ऊपर मानेंगे। वहां तक बात ठीक है। फिर ऐसा फौजी, मैं नेक्स्ट पूछता हूँ, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही तो जानना चाहते हैं आपसे। और हम अगर सऊदी अरेबिया पे हमला करें, ऐसी मुझे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। फ्रेंडली कंट्री है, बिजनेस टर्म्स हैं, बड़ा अच्छा मिलना जुलना है, तो हमने तो अटैक वहां करना नहीं। ये नहीं हो सकता है जा रहा है कहीं पे ना सऊदी अरेबिया ने हमारे ऊपर करना है, वो पॉसिबिलिटी तो दिखती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो पाकिस्तान की तरफ से कोई पहलगाम टाइप या कोई और गंभीर हरकत की, तो जो हम हमेशा कहते थे कि सिंदूर अभी चल रहा है और हम इस बार और ज्यादा जोर शोर से ठोकेंगे, शायद पाकिस्तान में उस हमारी धमकी की थोड़ी सी राहत उनको महसूस होगी कि शायद जब हम ठोकेंगे तो उतने जोर शोर से ठोकने से पहले ये सोचेंगे कि ये सऊदी इनके साथ है। मिलिटरली सऊदी अरेबिया का और उनका युद्ध का इतिहास देखते हुए मैं नहीं समझता कि युद्ध में वो डलना चाहेंगे या डल पाएंगे, और अगर डल भी गए तो कुछ खास कर पाएंगे। उस बात की मुझे अपनी सेना पर इतना विश्वास, भरोसा और युद्ध की जो स्टडी है उस हिसाब से कह देता हूँ, इट डज नॉट हैव, खास वेटेज नहीं है इस बात का। हाँ, माली इमदाद खुले दिल से देंगे पाकिस्तान को जिसकी उनको जरूरत है।
और शायद हो सकता है यही एक बहुत और बड़ी यही बड़ी भारी एक अट्रैक्शन होगी पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान में जो माली इमदाद जाएगी उसका कितना परसेंटेज उनकी आर्मी को मिलेगा और उस परसेंटेज में से कितना वेपनरी में जाएगा और कितनों के माल बनाकर वो अमेरिका में जगह बन कर जाएंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। पर फर्ज करो कि पाकिस्तान ने और वेपनरी खरीदने की शक्ति ले ली तो कुछ हथियार और हासिल करेगा। और हमारा जो ये अपना आत्मनिर्भर प्लान चल रहा है, मेरे ख्याल ये किसी भी दिन उन परिस्थितियों को ओवरटेक कर कर एक मजबूती हासिल कर लेगा। जो कलकत्ता में अभी मीटिंग हुई है तीनों फोर्सेस के सीनियर कमांडर्स की, उसमें एक इशारा दिया रक्षा मंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने भी। अब ये सेनाओं को कहना कि आप तैयार रहो किसी भी पोजीशन के लिए एक आम बात है। सेना अध्यक्ष ये नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर इस बार उन्होंने खास कहा कि आपको नई परिस्थितियों के लिए तैयार होना है, जिसका एक रूप इंटरनल है वो किसी दिन हम बैठकर बात करेंगे, क्योंकि वो मेरी दृष्टि में ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक दूरगामी है जो ये संसार में स्थितियां बन रही हैं, इसके हिसाब से भी अगला युद्ध शायद लंबा हो, कुछ हफ्तों का हो, कुछ महीना का हो, कुछ साल का हो, ऐसा हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, जिसका अभिप्राय यही है कि शायद कुछ और देश कूदें और ऐसी हालतों में होने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो इस विचार से देखते हैं जब हम, तो अंदर की परिस्थितियां मेरे ख्याल ज्यादा चिंताजनक बनी हैं कुछ, और खास तौर पर ये जो नेपाल, श्रीलंका और उसके बाद म्यांमार और उसके बीच में बांग्लादेश, इन सब में जो ये सिलसिला शुरू हुआ और जेन ज़ी की जो आवाज़ें दी गई, और आज तो हमारे देश में भी आह्वान किया गया है जेन ज़ी को सामने आ जाने के लिए। लेकिन कल साहब एक चीज है कि अगर हम इस तरह से देखें कि हम सऊदी के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है, और अब इतना हम उसके तेल के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। उसके ऊपर कोई समय था कि वो तेल वहां से आया तो इसलिए उसका बात मानी जाती थी। आज तो उल्टा वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है कि भारत का टूरिस्ट वहां बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इसको लेके क्या वो भारत के साथ अपना रिलेशन थोड़ा खराब कर सकता है? देखिए, अब हमारे विदेश मंत्री ने तो कल ही कह दिया कि सऊदी अरेबिया से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और हम ये आशा करते हैं कि वो भी हमारी सेंसिटिविटीज को पहचानेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। मेरे ख्याल में इतना एक इशारा दे देना बहुत काफी है। बाकी युद्ध की परिस्थिति तो कोई सामने है नहीं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ी दूरगामी सोच विचार है जो करना चाहिए, मुनासिब है, पर ऐसी कोई स्थिति नहीं आती। पाकिस्तान तो भिखारी की तरह है ना, वो तो उसको पैसा चाहिए किसी तरह से, कहीं से मिल जाए पैसा फेंको उनको देखा तमाशा कि देखो। यहाँ मिल जाएगा। उनको एक परमाणु अम्ब्रेला का दिखा दिया कि आपके पास देखिए, एक वो अम्ब्रेला जिसको कि आपने कभी खोला ही नहीं, खुला ही नहीं, खुलना ही नहीं। खुला ही नहीं। सही बात है। ये खोलने के बाद ये खुला हुआ छाता नहीं है, वो छाता है ये धूप और बारिश से संभाल के रखना पड़ता है। बंद बंद करके छतरी को रखा हुआ है। और उसका भी नूर खान के बाद अब फिलहाल स्टेटस क्या है हम नहीं जानते। क्या उसको प्रयोग करने का ताला चाबी पाकिस्तान के हाथ में है या वापस बड़े भाई ने ले लिया है, जी जी। उसको भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसकी मुझे को खास चिंता वाली बात लगती नहीं है। और किसी तरह से भी अगर वो अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को देता है तो देता रहे। हाँ बिल्कुल। भारत की नीति या रणनीति या रक्षा में मैं नहीं समझता कि इसका कुछ विशेष प्रभाव पड़ने वाला। कल साहब आपने वो जैन जी की बात की और नेपाल की बात की, तो जिस तरह से आजकल यहाँ भी ऐसा ही उठने लगा कि बाहर आओ, संविधान की रक्षा करनी है या देश की रक्षा करनी है, नौजवान जैन जी सब बाहर आ जाएंगे। क्या ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं भारत के अंदर भी? हाँ देखिए, मैं समझता हूँ ये सब हड़बड़ा गया है। उसने एक ही भाषा में दो चीजें कही। एक, इतने बड़े देश की इतनी बड़ी पार्लियामेंट और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी
का लीडर ऑफ अपोजिशन कहता है कि मुझे डेमोक्रेसी बचाने की जिम्मेवारी नहीं है, ये मेरा काम ही नहीं है। और काम होता क्या है अपोजिशन के लीडर का? अगर सरकार अपनी किसी नीतियों में डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क से बाहर निकल जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन और पूरा अपोजिशन खड़ा होता है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेसी के लिए ही अपोजिशन में बैठे हैं। और अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कहे कि डेमोक्रेसी बचाना मेरा काम नहीं है, उसके उलट वो एक उड़ाल सी डायरी है, अब शायद कॉन्स्टिट्यूशन हो, कहते हैं ऐसा है, पर जो भी वो लाल किताब है उनके हाथ में, एक चाइनीज की भी बड़ी माओ से तुम की लाल किताब मशहूर हुई थी किसी जमाने में, तो वो लाल किताब उठाकर वो कहता है मैं कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला हूं, जो कि सरकार का काम है। तो उसको गलतफहमी है शायद कि ये रोल उल्टे हो गए हैं। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन बचाती है, अपोजिशन का काम होता है डेमोक्रेसी बचाना। वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन मैं बचाऊंगा। एक बात, दूसरी बात, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, मैं पढ़ा हूं वहां, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने। जहां तक जेन जी का सवाल है, ये जो इलेक्शन अभी कल रिजल्ट आया है कि भी तेरी जेन जी में कोई शामिल होता नजर नहीं आता। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जो इस तरह के जो ऑफ द कफ बयान दे देते हैं, एटम बम फोड़ा ठुस हो गया, वो शाहीन चलाया, थोड़ा बहुत तंग किया देश को, अल्टीमेटली ठुस हो गया, किसानों वाला चलाया, थोड़ा और दुनिया को तंग किया, किसान तंग हुए, लोग तंग हुए, फिर ठुस हो गया। अभी मैं आज एटम बम फोड़ रहा हूँ, फिर मैं हाइड्रोजन बम फोड़ रहा हूँ, वो फटता फटाते तो फुलझड़ी भी नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं हमेशा कहता हूँ देश को सोचना चाहिए, और हमारे रणनीतिज्ञ जो हैं उन्हें, कि तीन चीजें होती हैं। एक होती है आपका इरादा, इंटेंशन। इंटेंशन उनका बहुत जबरदस्त है कि मैं यहाँ बांग्लादेश कर दूं, मैं यहाँ नेपाल कर दूं, मैं यहाँ म्यांमार कर दूं। पर इंटेंशन होना एक चीज है, उस इंटेंशन को प्रैक्टिकल रूप देकर आपकी कैपेबिलिटी क्या ऐसा करने की है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि 140 में से आप 2 करोड़ लोग भी ले आओ, नहीं यहाँ तो देख लिया है शाहीन, 1.5 करोड़ नहीं, ऐसी चीजें करके सब देख लिया। एक किसी रूल्ड रियासत में कहीं पर एक किनारे पर शायद ऐसा सोचें कि मैं 1.5 करोड़ 150-40 करोड़ में से 1 करोड़ लोग लेकर बंगाल में इकट्ठा हो जाऊंगा, आप नहीं हो पाओगे। तो इंटेंशन एक चीज है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी एक चीज है, उसके अलावा कैपेसिटी। हो गए आप इकट्ठे, फिर क्या कर लोगे? पिट पिटा के उन बेचारे बच्चों को जिनको भड़का के लाओगे, उनको भी मार पड़ाकर, और कुछ लोग उनमें से बेचारे शहीद हो जाएंगे जो भड़कावे में ज्यादा उछलने लगते हैं। और जैसी नेपाल से रिपोर्ट्स आई हैं, जैसी बांग्लादेश से रिपोर्ट्स आई हैं, उनको मारने वाले उनके फौजी या पुलिस नहीं है। नेपाल पुलिस ने क्लियर कहा है कि हमने रबर बुलेट्स यूज किए, और जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो कैजुअलिटीज हुई हैं 7.62 बॉल एमुनिशन से, और जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो सामने से नहीं हुई हैं, पीछे से हुई हैं, और हाई एंगल से बुलेट्स फायर की गई हैं। इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स और थे जिन्होंने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर इसको और आग लगाने को या लगी आग को और भड़काने के लिए कुछ जेन जी के बच्चों को निशाना बनाया ताकि वो और भड़क सके, पर फिर भी आग भड़की नहीं, उनकी जान जरूर चली गई। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ तो बड़ा भारी, बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर वोट से हम सत्ता परिवर्तन कर तो सकते हैं। आपकी इंटेंशन से कैपेबिलिटी नहीं बनेगी, कैपेसिटी नहीं बनेगी। मुझे इससे ज्यादा चिंता उस
कैलेंडर की है, जो कि वक्फ के सिलसिले में कल इशू किया गया है। क्या तारीख थी उन्होंने, 22 से लेकर और 3 नवंबर तक जगह जगह फलानी जगह करेंगे। उनमें से कोई और एलिमेंट्स वॉयलेंट टाइप के मिलके कुछ ऐसा ना कर दें जिससे देश के कुछ मासूम लोग या कुछ भड़के हुए लोग या बहकाए हुए लोग कैजुअलिटीज हो जाएं। उसकी मुझे चिंता ज्यादा है। ये तो बोलता रहता, क्या कुछ नहीं बोला उसने, और कौन कौन सी भाषा नहीं प्रयोग की उसने। करण साहब, इसके साथ साथ ये भी पिछले इलेक्शन से पहले भी तो बात, तो भाषाएं जो राजनीति में इनकी आपस में चलती नहीं रहती कि है, वो उसको डंडे मारेंगे, ये मोदी बाहर आए तो डंडे मारेंगे। अरे लेकिन हमारा देश बड़ा स्ट्रांग है, हमारी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, और हमारे बच्चे भी हमारे, जिसको जन जी कहते हैं, उस उम्र के जो बच्चे हैं, अब वो मूर्ख नहीं है। बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी है हमारे देश में, सोच समझ के चलते हैं। उनको अब कैरियर से प्यार है, उनको अपने देश की तरक्की से प्यार है। अब ये जो नई नई इन्वेंशंस और आत्मनिर्भर के और स्टार्टअप्स चल रहे हैं, ये अब समझ आने शुरू हो गए हैं, इसका लाभ लेने लगे हैं लोग। साहब, एक अब कैरियर की बात आपने की है, तो एक और बड़ा परिवर्तन आया है जब अमेरिका की तरफ से उन्होंने H1B वीजा की फीस जो है तकरीबन इंडियन रुपीस के हिसाब से 80 लाख कर दी है। 80 लाख, 1 से लेकर 6 लाख तक होती थी। तो वहां कम से कम कुछ 2-3 लाख के करीब भारतीय होंगे जिनके कैरियर के ऊपर असर पड़ेगा। है, चिंता की बात है। और उसके साथ सिल्वर लाइनिंग ये है, क्या ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन नहीं होगा? बिल्कुल, ये तो अगर हम उस तरह और अगर ये होगा तो क्या यहाँ हमारे इतना कुछ है कि वो जो ब्रेन हम यूज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अब तो आपका जिस तरह ये आत्मनिर्भर के भी प्लान्स चल रहे हैं, जिस तरह 70-78 ये बात तो आपकी सही है। हम हमेशा ही कहते रहे हैं जी, ड्रेन आउट हो रहा है, ब्रेन ड्रेन आउट हो रहा है। रिवर्स तो होना एक अच्छी बात है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा ना। देश के लिए सोचिए, मेरी चिंता है, मेरा अपना ग्रैंडसन भी गया हुआ है, मुझे उसकी भी चिंता है, पर इंडिविजुअल नहीं सोच रहा मैं। और मैं जानता हूं अगर इसको रिन्यू कराना पड़े तो शायद हमारी कैपेबिलिटी 80 लाख देने की नहीं है। ग्रैंडसन है मेरा, वो भी फौजी का बेटा है, और पेंशन से फौजी क्या क्या दे देगा। इस पर तो उस पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। जो अमेरिकन कंपनी है, अमेज़न है, दूसरी तीसरी है, वहां भी तो इंडियन काम कर रहे हैं और उनको भी बाहर से लाने पड़ेंगे, इंडियन नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा आदर्श जी, मेरी दृष्टि में वो लोग यहाँ आ जाएंगे कंपनी उठाकर, और यही लोग फिर एम्प्लॉय होंगे, और उसके बाद शायद स्टेप बैक करना पड़ेगा राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड साहब को। अब वो कंपनीज तो नहीं सुन रही, कुछ आई हैं, कुछ आने के रास्ते में हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। अभी तो आपने उनके फाइनेंस स्क्वीज किए थे, जब आप उनका स्टाफ भी स्क्वीज करोगे तो वो क्या झक मारेंगे वहां? तो वो भी उठ के और देशों में आ जाएंगे जहां उन्हें सस्ती लेबर मिलेगी, बेटर टैक्सेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, बेटर फंक्शनल फैसिलिटीज मिलेंगी, और वही स्टाफ मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं वो जो सोच रहे हैं कि अमेरिकन बच्चे उनकी जगह वहां ले लेंगे, ये बात गलत है। वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अमेरिकन बच्चे, अमेरिकन सोसाइटी हार्ड वर्किंग सोसाइटी नहीं रह गई। उन्होंने इतनी ज्यादा ऐश, इतनी ज्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटीज, इतनी ज्यादा सोशल सिक्योरिटीज देखी हैं कि अब वो मेहनत करने लायक नहीं रहे हैं। तो हम कुल मिला के यही समझे कि जितनी उथल पुथल दिखाई दे रही है, भविष्य में ऐसी उथल पुथल होने वाली नहीं है।
भारतीय सुरक्षित हैं, चाहे वो वहां रहेंगे चाहे वो यहाँ आएंगे। घनघोर बादलों में भी एक सिल्वर लाइनिंग होती है। और मेरे टीचर कहा करते थे, जो नहीं कुछ समझ आ रहा, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे थे, तो he says sharpen your vision, there is always a beautiful design in total chaos। पूरे chaos में भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं से एक बड़ा बढ़िया डिजाइन निकलता है, वो जो आर्टिस्ट लोग मॉडर्न आर्ट की शक्ल में बनाते हैं। तो इसकी सिल्वर लाइनिंग है, और वो सिल्वर लाइनिंग है कि मैं पर्सनली अपने बच्चे की फैमिली की बात ना लेते हुए देश के हिसाब से सोचता हूँ। तो जो लोग अमेज़न और क्या 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 दुनिया में चला रहे हैं जी, वो सारे काबिल लोग अगर यहाँ आ जाएं, हमारी नीति योग में शामिल हो जाएं, हमारी इंडस्ट्रीज को संभालें, तो मेरे ख्याल में ये तो सोने में सुहागा है। बिल्कुल सही कहा। और घर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप सेहत आपकी ठीक ठाक रहनी चाहिए, बिल्कुल ठीक रहे, ताकि आप चूंकि पीपी न्यूज़ लाइन का एक हिस्सा हैं तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।